नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठन जो लगातार मुल्क और मानवता के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाकर पीएम मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर से इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर जीरो टॉलरेंस टेररिज्म की नीति की पुष्टि की और उसका परिचयात्मक दिया है। आगे वे क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। पीएफआई जैसी आतंकी संगठन जो लगातार मुल्क और मानवता के खिलाफ षड्यंत्र और खड़यंत्र रचने का काम कर रही थी, उस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस कड़े निर्णय से, इस ऐतिहासिक निर्णय से एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की अपनी नीति की पुष्टि की है और उसका परिचायक दिया है। पीएफआई वो संगठन है जो सिमी का एक नया अवतार था। पीएफआई वो संगठन है जिसके आतंकी तार आईएसआईएस और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों के साथ थे। पीएफआई वो संगठन है जिसको विदेशी स्रोतों से पैसा मिल रहा था ताकि भारत में सांप्रदायिक ताने बाने को और भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए, तार तार करने के लिए वो यहाँ पर दंगे करवा सके, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ सके। जिस प्रकार से हिजाब से लेकर अलग अलग मुद्दों पर वो सांप्रदायिकता फैलाने का भी काम कर रही थी। तो इस प्रकार के आतंकी संगठन पर जब हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार तमाम तारों को जोड़कर, तथ्यों को, साक्ष्य को इकट्ठा करके, लगातार रेड करके और जिस प्रकार से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद ये कड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश में स्वागत करने के बदले कुछ राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में इस प्रकार से लीन है कि वो राष्ट्र नीति पर भी वोट बैंक की राजनीति करके सियासत करते हैं और आतंकवाद को लगातार संरक्षण और प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ये वो संगठन है जिन्होंने, जब उनकी सरकार कर्नाटका में थी, तब उन्होंने पीएफआई से 175 से ज्यादा केस हटा दिए क्योंकि उन्हें उनके साथ एक राजनीतिक समझौता करना था। ये वो कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं मानता हूं कि वाह सुरक्षा के लिए जो आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है। दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है, एक ही थाली की चट्टे बट्टे आ रहे हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि मैं संघ का स्वयं सेवक हूं। वो कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आरएसएस पे की बात नहीं बोलेंगे तो आप उनका नाम ही नहीं लोगे, पूछोगे ही नहीं। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे पे राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो पीएफआई का विरोध करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये लोग। और इसलिए राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई गतिविधि जिसके आईएसआई से तार जुड़े मिल गए हो, जिसकी केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में हत्याओं के सबूत जिसके मिल गए हो, ऐसे संगठन। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस से, आलोक वत्स बीजेपी से, ललन सिंह जी राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी आपके पास आएंगे। वरुण जी, क्या लगता है कि जो राष्ट्रहित के निर्णय हैं उनके लिए सभी पार्टियों को एक मंच पर आके स्वागत करना चाहिए और एक सुर में होना चाहिए, लेकिन सुर अलग अलग हैं?
खरचूल भाई, आपने कहा सारी विपक्षी पार्टियों का आकर के एक सुर से सुर मिलाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने बात की, विपक्षी दलों से बुलाया, मीटिंग करी, पीएफआई पे प्रतिबंध था या जो उन्होंने उसके बारे में फाइंडिंग्स की, क्या शेयर करी क्या उन्होंने अपोजिशन के साथ? जब शेयर ही नहीं कर रहे हो, आप अपोजिशन से बात ही नहीं करते हो, अपोजिशन से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? आपके कोई वो जर खरीद गुलाम है क्या कि मोदी जी अमित शाह जी ने कर दिया तो आकर के रोज उनके घर के बाहर बैठ जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता है वो, विपक्षी पार्टियां हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता देश के अंदर चल रही है? इनकी टीए सरकार चला रहे हैं तो विपक्ष को अपने साथ लेने की, विपक्ष को साथ लेते, फाइंडिंग्स बताते उनको, उसके बाद वो विपक्ष नहीं करता। जब आप एलिगेशंस लगाते विपक्ष को, आपने बता दिया, उसके बाद भी वो ऐसे कर रहा है। और कांग्रेस पे उस पर बार बार आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार कांग्रेस एक इनका भजन जैसे करते हैं ना अपन सुबह भगवान का, इनका एक कार्यक्रम हो गया कि सुबह उठ करके शाम को सोने संध्याकालीन आरती की बजाय गांधी परिवार की कांग्रेस के नाम लेके आरती करनी। कश्मीर के अंदर इनके टेररिस्ट, इनके पदाधिकारी, इनके एसोसिएट मिलते हैं, पीडीपी के साथ ये जीडीपी बढ़ा रहे थे कश्मीर की, अब उल्टा उल्टा बोलने लगते, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात आप बताइए, 8.5 साल इस सरकार को हो गए, इनको टोटल 20-22 साल हो गए देश पे राज करते। पहले अटल जी की 7 साल की सरकार, 3 साल की जनता पार्टी की सरकार में पार्ट थे। आप मुझे बताइए क्या किया 8.5 साल से इन्होंने? 8.5 साल से पता नहीं था इनको पीएफआई आतंकवादी संगठन है, अभी पता लग रहा है। गुजरात चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले जुलाई में शुरू कर दिया, रोहिंग्या फिर गायब हो गए रोहिंग्या। ये कुछ नहीं करते हैं, इनको चुनाव जीतने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये देश को इन्होंने सर्वनाश कर दिया, इकोनॉमी को, रोटी रोजगार समाप्त कर दिया। आप कैसे ध्यान भटकाएंगे? ऐसे ध्यान भटकाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे आप, उसके बाद हिंदुओं के वोट लेना चाहेंगे और अपना जीतना चाहेंगे और सर्वनाश करने की नीति करते जाएंगे। आप मुझे बताइए कांग्रेस का क्या रोल है 8.5 साल में? क्या कर रहे थे 8.5 साल? ये कर्नाटक में इन्होंने तोड़ के खुद की सरकार बनाई, क्या कर रहे थे? एलिगेशन बस कांग्रेस पे लगाना। थोड़े शाम तक आप देखेंगे राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे बोलने लग जाएंगे। ये मूर्खतंत्र है लोकतंत्र की जगह, खुद का इनको जवाब दें इनकी 8.5 साल की। और अपोजिशन की जहां तक बात है, बुलाइए पार्लियामेंट का सत्र बुला लिए, स्पेशल सत्र बुलाइए, उसमें बताइए क्या क्या आतंकवादी गतिविधि देश में हो रही है। ये नहीं करते तो सर्वदलीय बैठक बुलाते, उनको बताते, उसके बाद जो भी करना था करते। उसके बाद अगर कोई दल नहीं आता साथ में, जब आप आरोपित कर सकते साहब ये दल हमारे साथ नहीं है। ठीक है। आलोक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। आलोक जी, सुना होगा आपने वरुण पुरोहित जी को, कांग्रेस को सुना होगा। क्या लगता है आपको कि एक तो पीएफआई कई जो विपक्ष है तुलना कह रहा है कि आरएसएस पर भी बैन लगा देना चाहिए, क्या लगता है आपको पीएफआई की तुलना लोग आरएसएस से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है उस पर सभी दलों को अपने पक्ष में लेना चाहिए, सत्ता पक्ष को, और एक विचार होना चाहिए? देखिए, रोहित जी के बात से तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि राष्ट्रभक्त आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन को, ये विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी गतिविधि करने वाले पीएफआई से जोड़ रहे हैं। पीएफआई का कहीं से भी कोई मुकाबला हो सकता है आरएसएस के साथ। और कांग्रेस तो पीएफआई के साथ जो संबंध था कर्नाटक चुनाव में या अन्य जो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है मुसलमानों के प्रति और जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, ये जग जाहिर है। और आज इनको क्या हक है बोलने का? आज देश को इस गर्भ हालत में पहुंचाने वाले तो यही लोग हैं। अब ये कवायद हो रही है पिछले 8 साल से कि देश को सीधा किया जा रहा है और इस तरीके की गतिविधि करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ठीक है। पटना से जब एनआईए ने रेड किया और पटना से जब इनके तार जुड़े हुए मिले गजवाए हिंद के, उसके बाद से इसके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी ही। 15 राज्यों में छापे पड़े और लगातार छापे पड़ते जा रहे हैं। फिर इनकी आतंकी गतिविधियों का पता लगा, फिर इनकी फंडिंग का पता लगा, फिर इनके मंसूबों का पता लगा। और अब जो कवायद हो रही है, जो इन पर बैन हुआ है, एक चीज जान लीजिए, पीछे त्रिशूल जी सिमी पे बैन हुआ था तो पीएफआई पनप गया। अब पीएफआई पे बैन होगा तो कोई सीएफआई टीएफआई बन जाएगा। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के राज में ये नहीं होने वाला है। हम इनकी जड़ों में कुछ पटाखे ही दम लेंगे।
हम इनकी जड़ों में इस तरीके का कुछ पटाएंगे कि ये दोबारा से हिंदुस्तान की अस्मिता को और हिंदुस्तान की अखंडता पे किसी तरीके का चोट करने की दोबारा हिम्मत ना कर सके। ठीक है। सारी कवायद अब इसी के तरफ हो रही है। जी ललन सिंह जी, कैसे देखते हैं पीएफआई पर बैन लगाया गया है, 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा संगठन जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और जिसके साथ उसके कई संगठन ऐसे चल रहे हैं जो लगातार कट्टरपंथ को देश में बढ़ा रहे हैं, तो ये 5 साल का प्रतिबंध क्यों? उसको तो जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। राइट चंद्रशेखर जी, कुछ तकनीकी कारण भी हैं। 16 साल पहले ये जो आपका पीएफआई जिसका मकरजाल आज गृह मंत्रालय के आदेश से इसको लगभग मान के चलिए 5 साल खत्म किया गया, तो अगला अगर इसको आतंकवादी संगठन जरूरत पड़े तो वो भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर में कुछ समस्याएं हैं और ये समस्या आपके सामने है कि 2 ऑपरेशन के बाद 116, 137 और इस तरह की आपत्तिजनक दस्तावेज, ऐसी प्रमाणें और इस तरह की सभी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई एनआईए के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, तब जाके अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि हमारा देश जो है किसी एक दल से नहीं चलता। हमारी भारतीय संविधान में सबको बोलने का हक है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी बातों को रख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये पीएफआई के ऊपर बैंड हुआ है ये बहुत ही अच्छा, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा। 2 दिन पहले तक अगर किसी भी चैनल में भी आपने देखा सुना तो सभी लोगों का कहना था क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हो, जब इस तरह की इनकी हालत और इनकी वारदातें और इनको नापाक इरादे इनके साथ है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे पता है फुलवारी शरीफ का कि इनका जो मुख्य जो पत्र था उसके ऊपर ओस्मा बिन लादेन का फोटोग्राफ था। मैं मानता हूं कई गोपनीय चीजों को सबको सार्वजनिक नहीं की जाती है, लेकिन मैं ये भी बताने में कोई हर्ज नहीं मानता हूं जिस देश के अंदर इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की। आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अलीगढ़ की जो रूबी है उसके घर में थोड़े ही समय पहले ये लगाया गया है पोस्टर कि ये काफिर है, इसकी गले को काटना है। ये क्या है? ये कोई दूसरा मुस्लिम देश और कट्टरवाद देश नहीं है, ये भारत है। और भारत के अंदर अगर कोई भी इस तरह का संगठन इस तरह की हरकतों से शामिल है, अब क्या चीज इसमें शक है? मैं ये बताना चाहता हूं कि कल भी जो 8 राज्यों में लगातार छापे पड़े हैं उसमें ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिसको सार्वजनिक करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि आज देश को जरूरत है कि इन सभी प्रमाणों को कुछ तरीके से सार्वजनिक किया जाए और सभी दल को यह सोचना पड़ेगा। मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है वो किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, उन्होंने कैसे अपने काम को आगे बढ़ाया, मैं इसके बारे में कोई अपनी रिमार्क और अपनी बातों को नहीं रखना चाहता। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह देश की हालात है उसमें ये पीएफआई किसी भी हालत में इनके कोई भी इनको अब मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सिमी के बाद इन्होंने जो हरकत किया है वो देश के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता था। 2045 नहीं, उससे पहले ही देश में अराजकता और लोकतंत्र का ये नाश करने की पूरी तैयारी में थे। तो जो हुआ ये बहुत ही खुशी की बात है और इसको होना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा वो भी सही है कि कई चीजें तकनीकी हैं, क्यों नहीं इनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, उसमें समय लगेगा। और वो भी शायद अगर ये आगे बढ़े, जिस तरह से विरोध हो रहा है नेताओं का, दलों का, मुझे आश्चर्य होता है कि एक बहुत सीनियर नेता ने कहा है कि कुछ खास वर्ग को दबाया जा रहा है। मुझे तो शर्म आती है, क्योंकि मैं उसी उम्र का आदमी हूं और मैं उन्हीं के साथ 1974 में जेपी आंदोलन के साथ था। ठीक है, मैं अर्धसैनिक बल का अफसर रहा, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी है कि कोई भी विरोधी देश का उसको जीने नहीं दिया जाए। नहीं, बात तो ठीक है आपकी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आलोक जी, आप तो 8 साल से सरकार में है, आप क्या कर रहे थे? 16 साल से तो पीएफआई चल रहा है देश में, और आज आपको आज ही पता लगा कि ये देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। ये तो 16 से ज़्यादा 15-20 देशों में सर्वाइव कर रहा है और इसके कई संगठन चल रहे हैं। तो
तो ये आज ही आपको पता लगा कि इस पर बैन लगाना चाहिए, और बैन क्यों जड़ से उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देना चाहिए? देश के गद्दारों को, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उनको जड़ से उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देना चाहिए? क्यों 5 साल का बैन है? कि हम ये 5 साल का बैन लगाकर इनको छोड़ देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे देश को मतलब थोड़े है। देश तो ये जानना चाहता है ना कि अगर आपको लग रहा है राष्ट्र विरोधी है तो उनको उखाड़ के फेंक दीजिए, उनको मौका क्यों दे रहे हैं? आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पीएफआई का वो हाल होगा कि ये दोबारा से, जैसे बोलते हैं ना कि नाक के फन को कुचल दो, हम इस नाक के फन को कुचल देंगे, इनकी जड़ों में कुछ पटा देंगे, इनको दोबारा पनपने की हिम्मत नहीं करने देंगे। सिमी बैन हुआ तो पीएफआई बन गया, लेकिन इस बार कोई पीएफआई का तीसरा ब्रांच हम बनने की कवायद नहीं करने देंगे। ठीक है, हम इन 2 सालों के अंदर इनको गर्त में, पाताल से भी ढूंढकर इनको हम गर्त में ले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, इनकी आपने देखा कि जिस समय इनके ऊपर रेड हो रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इन लोगों को, हाँ, तो ये तो आप देखिए ना भाई, सरकार में आप बैठे हैं, आप देखिए। मैं आऊंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आलोक वत्स जी, जब आप लंबे समय से सरकारों में हैं तो आपको लगता नहीं है कि जो संगठन 16 साल से देश को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहा है, उसको तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए? और आप कह रहे हैं कि आप देखिए देखिए देखिए, देखते तो रहेंगे, लेकिन फिर विपक्ष कहता है ना आप राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। तो चुनाव से पहले क्यों? चुनाव से पहले इसमें राजनीतिक फायदा हम देखते, शर्मनाक बात है जो भी कर रहे हैं। ये देश की अस्मिता और देश की अखंडता पे। अरे भाई साहब, हर एक चीज को देश की अस्मिता से मत जोड़िए। देश की अस्मिता पहले ही बची रही, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है ना आपसे। 16 साल से संगठन काम कर रहा है, 15 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, अभी क्यों? अभी से पहले क्यों नहीं? 8 साल जब सरकार बनी तभी क्यों नहीं उखाड़ फेंका पीएफआई को? बात तो ये है ना। तो भाई साहब एक चीज नोट कर लीजिए, अगर 16 साल से है तो हम तो 8 साल से सरकार में हैं। हाँ। पूछने वाले खुद क्यों नहीं कर लिए? जो हमसे ये पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कर लिए अपने 8 साल के रेजिम में? जब चोर पकड़ा जाता है उखाड़ के तभी फेंक चोरी देते साबित होता है। आप कर देते ना 8 साल से सरकार में थे। हमने नहीं किया। जब एक चीज तो वो आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही ज्यादा राष्ट्रवाद की धुन अलापते, इसीलिए पूछा जा रहा है। आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। राष्ट्रवादी धुन अलापते रहेंगे और भारत को विश्व गुरु बना के ही दम भरेंगे। लेकिन खैर इस बात को अलग हटाइए। अभी मैं बता रहा हूँ कि जब चोर या डकैत चोरी करते डकैती करते पकड़ा जाता है तभी उसके ऊपर कोई चीज सिद्ध होता है। ये चीज जान लीजिए कि पटना में एनआईए ने जब रेड किया और जब हमें वहां पर आपत्तिजनक कागजात मिले और जिससे ये साबित हुआ कि इनका गजवाए हिंद का प्लान था, उसी समय उसके बाद इसके ऊपर एक्शन चालू हो गया और उसके बाद हमने इसको अब 5 साल के लिए 15 राज्यों में हमने इसके ऊपर रेड करके और इनकी सारी गतिविधियों का पता लगाना चालू किया। और अब जितने सबूत और जितने तथ्य और जितनी चीजें हमारे हाथ लग गई है और जितने लोग हमारे हाथ लग गए हैं, हम इनकी जड़ों तक पहुंचकर इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पीएफआई नाम की दूसरी चिड़िया हम देश में पनपने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है। वरुण पुरोहित जी, सुन ही लिया होगा आपने। तो हाथ तो जांच एजेंसियों के लगाए, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारे हाथ लग गया है। और किशोर जी, आपने सारे प्रश्न इनसे पूछ लिए।
अभी पिछले 8 साल क्या कर रहे थे, पिछले 8 साल करके थे, अपने 8 साल का तो जवाबदेही बनाना ही नहीं चाहते। इसका मतलब जो पिछली सरकार थी उतने वही आप हो, फिर तो डिफरेंस कहां से है आप में उनमें? फिर जनता ने आपको क्यों चुना? वही ठीक थे। मैं डिबेट करूंगा। लायबिलिटी या खुद की जो जवाबदेही है उसका तो जवाब देना नहीं चाहते। इसलिए जो विपक्ष हो या दूसरा मीडिया का हो, वो इसलिए इन पे आरोप लगा रहा है या प्रश्न कर रहा है इनसे कि आप 6.5 साल में क्या निकम्मी सरकार थी क्या? बिल्कुल। पिछली वाली सरकार को आप आरोपित कर रहे हो तो आप भी वैसे ही हो फिर जी। आप डिफरेंस क्या हुआ? आप 8.5 साल में कर रहे 56 इंच, उस चीन घुस गया है अंदर, 1 इंच नहीं घुसा, 1 इंच नहीं घुसा, ड्रामा करते रहे। देखिए झूठ पाखंड प्रपंच से देश नहीं चला करता है। आपको देश के समक्ष सत्य लाना चाहिए। ये सत्य से डरते हैं, संसद से भाग जाते हैं, संसद चलाते नहीं है। मैं आपने शुरू में प्रश्न पूछा तो आप तो इनसे 8.5 साल की एक सिलसिलेवार पूछ लीजिए। 8.5 साल में कितनी बार पीएफआई या दूसरे आतंकवादी संगठनों पर संसद में चर्चा हुई है? कितनी बार संसदीय समितियों में हुई? या कितनी बार इन्होंने विपक्ष के साथ बैठ के इस बारे में सर्वदलीय बैठक करी? वो जवाब तो देना नहीं चाहते। हम ऐसे कर देंगे 100 साल बाद, हम ऐसे कर देंगे 1000 साल बाद, ऐसे कर देंगे। अरे भाई मुंगेरी लाल भाग गए इनको सुन के तो यहाँ से। वो अमेरिका गया, पता नहीं कहा गया बेचारा, डर के मारेगी तो मैं ही नहीं रह सकता हिंदुस्तान में। तो इनको ये सोचना चाहिए, देश के प्रति जवाबदेही है। अगर इन्होंने ईमानदारी का वोट लिया है, अगर कोई ईवीएम से गड़बड़ करके वोट लिया है तो खुद प्रूव कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से वोट लिया है तो आप जवाब विपक्ष क्या करते हो? आपकी जवाबदेही पूरे देश के प्रति है। 8.5 साल तक इनको पता नहीं लगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। आपको त्रिशूल जी 1-1.5 साल से तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ टीवी चैनल पे। कई बार पीएफआई की बात इन्होंने करी, मैंने कहा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हो? सारे मीडिया ने कहा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हो? साहब हम देख रहे हैं, हम खोज रहे हैं। अरे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 7 साल 2-2 3-3 साल आप देखते हो, खोजते हो, ऐसे देश चलता है। अगर आप ऐसे देश चलाना चाहते तो भाई मैं तो इनको प्रणाम करता हूं। पता नहीं देश का क्या करेंगे। इकोनॉमिक्स का तो समाप्त कर दिया। ये टोटल ही ध्यान भटकाने का काम है। इकोनॉमी सर्वनाश की ओर जा रही है। WTO चीफ ने, त्रिशूल जी, WTO चीफ ने कहा है कि इकोनॉमी जो है हिंदू दुनिया की, विश्व की बड़ी जबरदस्त इकोनॉमी का सुनामी आने वाली है। बहुत ज्यादा दुर्दशा होने वाली है इकोनॉमी की। इसलिए ये घबरा रहे हैं। इनका फॉरेन रिजर्व कितना रह गया? जवाब पूछिए इनसे। दिसंबर से ज्यादा इनके पास है क्या खर्चा करने को? या टैक्स लगा कि जनता को मार मार के उनका खून निकालेंगे? उसके बाद भी लगे पड़े रेल बेच दो, ये बेच दो। ये कौन सा तरीका है? लाख रुपए की बुलेट, लाख 1 करोड़ लाख करोड़ बुलेट ट्रेन चलाएंगे? ये कोई आपके बच्चों का खेल है? लोगों को रोटी खाने को नहीं है, क्यों चाहिए बुलेट ट्रेन आपको? बुलेट ट्रेन में आम आदमी सफर कर सकेगा? सेंट्रल विस्टा बना देंगे, नया पार्लियामेंट चाहिए 3 साल बाद बना लेते। ऐसे क्या जल्दी है? जब तक आपकी देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है, बच्चों को रोटी रोजगार नहीं है, और उपवास बनाते हैं, चाय पकौड़े तल लो, नाले से गैस बना लो। आप देखिए ऐसे मूर्ख तंत्र मैंने कभी नहीं देखा। अटल जी की सरकार भी आई और विपक्षी सरकारें भी आई। अभी ललन सिंह जी ने भी कहा, जयप्रकाश जेपी आंदोलन से भी लोग निकल के आए, वो लोग भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे। ये इनका जो एक सेटअप आया ना 8.5 साल का, अटल जी अडवाणी जी युग की बात हटा दीजिए। ये लोकतंत्र नहीं है, बड़े राइटर्स की बातें कर रहा हूं। उन्होंने इसको मूर्ख तंत्र कहा है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब इनकी जवाबदेही इनसे सिलसिलेवार आप पूछिए। 8.5 साल में संसद में कितनी बार बहस हुई, कितनी बार संसदीय समितियों में डिस्कशन हुआ, कितनी बार इन्होंने सर्वदलीय बैठक करी? ठीक है। आलोक जी, है कोई जवाब आपके पास इस बात का? दूसरे के इसको शास्त्र को खेत, ये कांग्रेस वाले हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? क्यों भाई? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2004 से 2014 के बीच में। नहीं भाई, कोई देशद्रोही थोड़ी है ये की बात है? कि ये कोई देशद्रोही थोड़ी है कांग्रेस वाले जो आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। लोकतंत्र है, सवाल पूछ सकते हैं आपसे। मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले एक मुकला बताया कि चलनी सूप को नहीं दूध सकती है, क्योंकि उसके खुद बहुत छेद होते हैं उसके अंदर। यही तो आपने ये सोच लिया है ना कि भाई सब चलनी है। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें, फिर आपने जो टिप्पणी करना है मैं उसका स्वागत करूंगा। कि इन्होंने कहा कि ये मोदी ने कर दिया, ये कर दिया, देश को गर्त में भेज दिया। 2004 से 2014 तक इकोनॉमी का रेट एवरेज था 9.5 से ऊपर, और
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच के सीने के साथ वैश्विक स्थिति की विपरीत स्थितियों के बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी 6.5 से 6.75% से ऊपर अरे नहीं हम गई है इन्फ्लेशन रेट। पीएफआई की बात कर रहे हैं। तो ये जब बोल रहे थे दूसरी बातें तो आपने क्यों अलग किया? आप तो पीएफआई पर जवाब दीजिए ना। मैं पीएफआई पर कह रहा हूँ। देख लेगा इकोनॉमी की क्या पोजीशन है। ये तो इनके कांग्रेस के कहने से क्या हो जाएगा। कांग्रेस तो 500 आरोप लगाएगी, आप जो कर रहे हैं उसको देश देख लेगा। भैया इनके रेजिम में तो नहीं, तभी तो ये सरकार से बाहर है, लोग इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि आप इनसे कहते हो कि हम पे उंगली उठाएंगे, तो ये देशद्रोही भी तो नहीं है ना, लोकतंत्र है। मैंने इनको देशद्रोही तो नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि इनको अधिकार नहीं है हमारे ऊपर इस तरीके का लांछन लगाने का, क्योंकि ये खुद उसमें लिप्त है। ये पीएफआई के साथ इन्होंने साठगांठ की है, पीएफआई के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा है। अरे भाई आप क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ आप क्या कर रहे थे 8.5 साल में? पीएफआई को उखाड़ के फेंक देते। आपको तो हर जगह पता लगा लिप्त है, दिल्ली दंगों से लेके एनआरसी के आंदोलन से लेके भारत में अलगाववाद को लेके, कट्टरपंथ से लेके, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहाँ पता नहीं लगा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कहाँ पता नहीं लगा। आपको तो सब जगह पता लगा, क्यों नहीं उखाड़ के फेंक दिया? देखिए जब तक पुख्ता सबूत हाथ में नहीं आएंगे। अरे भाई देशद्रोहियों का भी पुख्ता सबूत देख रहे हैं क्या आप? आतंकवादियों के भी पुख्ता सबूत लेंगे क्या आप? जब पकड़े जाएंगे तभी तो। फिर आप पठानकोट में आतंकी घुसाते हैं और आप पाकिस्तान से जांच दल बुलाते हैं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जैसा आप कर रहे हैं। ललन सिंह जी, क्या वाकई में जो देश के खिलाफ है उसके लिए क्या कोई विपक्ष कभी ये कहेगा कि आपने ये गलत किया? जो देश के खिलाफ है उसको उखाड़ के फेंकने में सरकार की इच्छा शक्ति सर्वोच्च नहीं होनी चाहिए? चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, विपक्ष और सत्ता पक्ष इन दोनों का अपना अपना कुछ कर्तव्य है और एक सीमित दायरा भी है। लेकिन जब ये राष्ट्र विरोधी हरकतों वाले संगठन जब पकड़े जाते हैं तो ये पूछना भी उनका हक है कि अब इतने सालों से इनके ऊपर क्यों नहीं सख्त प्रतिबंध या एक्शन किया। मेरा ये कहना है कि जो पीएफआई है, अब एनआईए ने उसके जितने भी बैंक अकाउंट थे, इस दोनों ऑपरेशन के बाद बहुत तेजी से उसके ऊपर बैंड किया, जो मेरी जानकारी है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया कि जो पहले ऑपरेशन के बाद जो इंट्रोगेशन में जो सस्पेक्टों का, उनके हाइड आउट का, उनके काम करने के तरीके थे, उनकी पूरी तौर पे उन्होंने इंफॉर्मेशन लेकर और दूसरे ऑपरेशन में उनको उठा लिया, उनको हिरासत में ले लिया और उनसे भी पूछताछ जारी कर दिया। और आज जो सवेरे ये प्रतिबंध 5 साल की हुई है वो एनआईए के काबिलियत के ऊपर हुई है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ थोड़ा हटके। आपको पता है कुलगाम में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें एक आतंकी सभी मारा गया। उसका एक वीडियो आया है, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कमाल का भारतीय सेना जिन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत अच्छे सिविक एक्शन भी किए और अगर ये पहले इस तरह का ऑपरेशन करते तो शायद हम इसमें शामिल नहीं होते। मैं ये बताना चाहता हूँ इस बात को बोलकर कि जो हमारी सुरक्षा तंत्र है, जो हमारी सूचना तंत्र है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। उसके मिले हुए प्रमाण और इंफॉर्मेशन को आप सभी मिलकर पूरी शक्ति के साथ, हमारा भारत कोई कमजोर देश नहीं है। अमेरिका के अंदर हमारे विदेश मंत्री ने जैसे पाकिस्तान को लताड़ा है, अमेरिका को भी एक संदेश दिया है। हम किससे हथियार खरीदेंगे वो आप नहीं बताएंगे। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर मेरा ये चंद्रशेखर जी साहब कहना है कि पीएफआई के ऊपर जो बैंड हुआ, जो उसमें लेट हुआ, जो उसमें गलतियां थी या कमियां रह गई, उसमें एक सबसे बड़ी बात हमारी जो ताकत सोचने की है वो कमजोर करती है। भारत के
किसी भी निर्णय ले लेने में। जब एक सत्ता पक्ष पूरी तौर पे मजबूत है तो अगर कोई गलत, कोई नापाक हरकत और उसकी अगर कोई छोटा सा भी प्रमाण मिलता है तो उसको उसी समय ऑपरेशन करना है। क्रॉनिक पेशेंट नहीं बनाना, वो नहीं देखना कि वोट कहाँ जाएगा और वोट से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो सब मिला जुला कर मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हुआ उसको छोड़ा जाए हर दल को, क्योंकि इन्हीं के पास ताकत है, नेताओं के पास ही पूरे अधिकार देश को चलाने का है, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। आज ये रहेंगे, कल वो रहेंगे। तो अब समय आ गया है, ये नहीं बोलना है कि ये लोकतंत्र के हिमायती हैं, ये समाज की सेवा करते हैं। अगर समाज का सेवा करते तो पीएफआई पे प्रतिबंध नहीं लगता। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ इनकी विचारधारा पूरी डाउटफुल है और हमारे सिक्योरिटी में बोलते हैं सुरक्षा की शुरुआत सख्त से होती है। और मैं लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक हूँ क्योंकि मैं फौजी हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो मैं चाहे ओबीसी हो या किसी भी धर्म और जाति और राजनीतिक दल से, उनको बोलने पे अपना कंट्रोल करना है और ऐसा बोली मत बोलिए जिससे पीएफआई के नाम पे बाहरी लोग हमारे देश को और कमजोर करें। और अब ये समय नहीं है, अगर प्रतिबंध लगा है, अगर उनके अंदर काबिलियत है तो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। करोड़ों रुपए का एडवोकेट तैयार हो रहे हैं, तो वो आर्थिक मदद कहां से मिला, ये भी सोचने की बात है। अगर इस बात को आप और हम सोचते हैं तो ये पता चलता है कि इनको विदेश से भी आर्थिक मदद मिलता था। ये लोगों को यहाँ से अरब कंट्री भेजते थे और उनसे महीने में पैसा लिया करते थे और उस पैसे से अपना भारत में नापाक इरादों को अंजाम के लिए मदद लेते थे। तो अगर दक्षिणपंथी संगठनों पर पाबंदी क्यों नहीं, अगर ओबीसी साहब बोलते हैं तो ये भी बात सही नहीं है। वो दक्षिणपंथी, वामपंथी, कोई पंथी का क्या मतलब है? भारत भारत है, इसमें किसी का भी कोई पंथ नहीं है। भारत सिक्योरिटी के ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकता। और ये पीएफआई के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है मेरे हिसाब से लेट हुआ है लेकिन सही हुआ है और इसमें सभी दलों को एक साथ इसके अंदर कार्यरत होना होगा। और अगर कोई अपने वोट स्वार्थ के लिए कोई भी हो ये किसी तरह का अनावश्यक बयान देता है तो वो दुखद है और शर्मनाक भी है। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं महसूस करता हूँ। वरुण पुरोहित जी, इस पर आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं, क्यों 5 साल का प्रतिबंध, क्यों ये मौका दिया जा रहा है कि आप पनपो और इस देश को खोखला करो? आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं? मैंने यही कहा ना, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब इतनी बड़ी बात है, अभी ललन सिंह जी ने भी सारा एक्सप्लेन कर दिया सब बात को। आप लोकतंत्र, तो संसद में विपक्ष और पक्ष क्या होता है? जितने भी सांसद है वो देश के प्रतिनिधि हैं। खाली 303 ही प्रतिनिधि थोड़ा ही है, बाकी तो प्रतिनिधि है संसद में। आप संसद का स्पेशल सेशन बुला सकते थे या अभी सेशन चल रहा था उसमें डिस्कशन कर सकते थे। या तो आप सांसदों को मानते नहीं हो कि वो देशभक्त है, उनके सामने आप सबूत पेश नहीं करते। या विपक्ष को आप, जैसा आपने कहा ये मानते नहीं है देशभक्त, कि भाई इनको नहीं दिखा सकते, तो इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। आप इनको विपक्ष को सर्वदलीय बैठक ही बुला के बता सकते थे कि भाई ये ऐसे पीएफआई या जो भी संगठन होते हैं XYZ देश की सुरक्षा से संबंधित, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको अपने को सामूहिक रूप से ऐसे करना है। तो कौन करेगा मुझे बताइए? कौन सा विपक्षी दल ऐसा होगा जो इस बात का विरोध करेगा? जब विपक्षी दलों का प्रोसेस में नहीं लेते हो तो वो तो पॉलिटिक्स तो करेंगे ना, राजनीति में, सामाजिक जीवन में। घर पे भजन थोड़ी कीर्तन करने चले जाएंगे सांसद विधायक विपक्ष के। तो ये चाह रहे हैं कि कोई भी बात हो ये मैं करते जाए और इनके पीछे दूसरा दौड़ लगाता जाए, उससे बात भी ना करें। इनके गुलाम है क्या कोई? मैंने आपको शुरू में कहा विपक्ष गुलाम नहीं होता है। आप बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाते कल रात को ही गृह मंत्री चुनिंदा नेताओं, बड़े नेताओं को उनसे डिस्कशन करते और रात में लगा देते प्रतिबंध। अगर आपने, जैसे आप प्रश्न उठा रहे हो 5 साल का, ललन सिंह जी ने प्रश्न उठाया है, अगर वहां ये प्रश्न डिस्कशन नेचुरली होता, वो लोग भी करते हैं विद्वान लोग कि भाई 5 साल ही क्यों, इसको प्रतिबंध हमेशा के लिए आजीवन लगाया जाए, इसके लाइसेंस कैंसिल करे जाए, वो अपने आप डिस्कशन होता सर, जैसे अपन कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। तो ये उसमें तो प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं है इनका। नाम भी 2 आदमी का लेते हैं दिन भर। ये तो बीजेपी सरकार ही नहीं बोलते, ये तो क्या मोदी और शाह कर रहे हैं। अरे भाई बीजेपी भी नहीं है इनकी नजरों में कहीं। और अटल जी के 7 साल को भी कहीं नहीं बोलते। आप हर डिबेट में सोच लीजिए, पूछ लीजिए इनसे हर बात को। 8.5 साल का लेखा जोखा तो प्रस्तुत करोगे ना भाई। वो करना नहीं चाहते, सर्वदलीय बैठक बुलाना नहीं चाहते। अगर ईमानदारी से लोकतांत्रिक लोग होते
तो मैं कह रहा हूँ संसद सत्र तो साल में 15-15 दिन करके क्यों स्थगित करते हो? ये कहते हैं कि विपक्ष चलने नहीं देता। अरे भाई विपक्ष नहीं चलने देता, आपके सांसद तो है, गूंगे बहरे थोड़ी है, उनसे डिस्कशन कराइए। 303 लोकसभा में सांसद है, वो तो डिस्कशन कर सकते हैं संसद चला के। कहते हैं विपक्ष नहीं कर रहा। इनको खुद को ही पता नहीं है। मैंने इसीलिए कहा, बड़े राइटर्स की बातें बोली पत्रकारों की, देश में लोकतंत्र नहीं है, मूर्ख तंत्र का राज है, इसीलिए ये बातें डिस्कशन में आ रही है। आप बुलाइए विपक्ष को, कौन मना कर रहा है आपको? और विपक्ष कैसे मना कर देगा ऐसी बातों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में? और मैं तो कह रहा हूं ललन सिंह जी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाइए। देश में जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा एक्सपर्ट्स हैं सिक्योरिटी के, उनको 25-50 को बुला के डिस्कशन करो आप कि देश के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमारे विद्वान बैठे, उनको डिस्कशन में लाइए आप, पार्ट में प्रोसेस में तो लाइए, देश को चलाना है। वो करना नहीं चाहते हैं। आधी रात को जच गई, नोटबंदी कर दूंगा, 8,500 करोड़ का प्लेन ले आऊंगा, ये धुआं उड़ाने में रहे देश के। विपक्ष ऐसे कह रहा है, विपक्ष ऐसे कह रहा है। इन्होंने ही कहा ना चाय पकौड़े की सरकार, चाय पकौड़े चल नहीं हुआ, रोजगार होता है, नाले से गैस बना लो। ये तो इन्होंने उपवास उड़ाया युवाओं का, दूसरे ने थोड़ी उड़ाया है। ठीक है। आप रोटी रोजगार पे भी ध्यान दो, आप करो राजनीति। आपको वोट लेने कौन मना कर रहा है? राजनीति में आए हो तो। हम इसी विषय पे आलोक जी, पीएफआई पर आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं? पीएफआई को 5 साल की मोहलत क्यों आजीवन प्रतिबंध? इससे जुड़े हुए संगठनों पर, जो आनुषंगिक संगठन है पीएफआई से जुड़े हुए, उन तमाम संगठनों पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगा देना चाहिए आजीवन? क्यों नहीं उनके कार्यालय पूरे देश में बंद करवा देने चाहिए? जी ललन सिंह जी, क्यों ऐसे संगठनों पर ये मोहलत की बारिश की जा रही है कि 5 साल का प्रतिबंध लगाया जा रहा है? क्यों नहीं उनको ये किया जा रहा है कि वो ऐसे संगठनों को आजीवन उनका कार्यालय बंद कर देना चाहिए, उनसे जुड़े आनुषंगिक संगठन है उन पर रोक लगा देनी चाहिए, और हमेशा के लिए भारत में किसी भी तरह की गतिविधियां उनकी नहीं हो, इसके लिए नहीं करना चाहिए? क्यों ये 5 साल का प्रतिबंध है? चंद्रशेखर जी, आपका प्रश्न बहुत मतलब वाला है, लेकिन मैं इसके साथ एक ओबीसी साहब का बयान दर्ज करना चाहूंगा जी। उन्होंने कहा है कि विचारधारा पे विरोध होना चाहिए, लेकिन पीएफआई के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एडवोकेट है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश में, वो आपको भी पता है और नेताओं को भी पता है कि ये बातें उठेंगी और न्यायालय तक जाएंगी। तो जो 5 साल का ये पाबंदी लगाई गई है, उसके साथ एक पक्की बात है, मैं जान के बोल रहा हूं कि इनको आतंकवाद और आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित किया, ये भी एक सवाल उठेगा। इसीलिए इसके लिए वेट करना है। और मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि 5 साल से पहले ही जो आपका सोच और आपका समझ है वो पूर्णतः इसके ऊपर लागू होगा, जब इसकी और भी चीजें उजागर होंगी। मैं इसीलिए बोल कि जो चीजें प्रमाण और बैंकों की जो हवाला के माध्यम से जो लेन देन हुआ है, ट्रेनिंग सेंटरों को पैसा पहुंचा है, उन सभी की जब सार्वजनिक थोड़ी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल मैं ललन सिंह जी रोकना चाहूंगा आपको। पीएफआई के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है, वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है।
तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए? कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस की तरीके के संगठन आप राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those 2 people belong to, the convicted people. There is a conviction, and the court has given the conviction. हमारे के पास ललन सिंह जी, देखिए, चुपके चुपके सब कह रहे हैं कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अंदर का हाल कोई नहीं बता रहा है कि किसको ऐतराज़ है और किसको नहीं है और कौन क्या चाहता है। लगता नहीं है आपको कि चुपके चुपके और सामने बोलने वाले दोनों लोग बेनकाब होने चाहिए? चंद्रशेखर जी, इसके बाद मुझे अगले एक जगह जाना, आपसे इजाजत लूंगा। मैं आज आपकी बात को सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने 35 साल एकदम प्रत्यक्ष रूप से सीना तान के उन जगहों पे खड़ा रहे जहां पे जान का कोई परवाह नहीं होता। मैं एकदम सच बता रहा हूँ आपको। आपने जो बोला कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कोई भी सामने नहीं आना चाहता, तो उसमें एक ही बात नजर आती है, वोट की स्वार्थ, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत की जनता भुगत रही है। और चंद्रशेखर जी, आपका जो पॉइंट है, और कांग्रेस प्रवक्ता साहब ने एक बात बहुत अच्छा कहा कि भाई ललन सिंह को भी कभी बुला लो। अरे हम तो छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, हम कुछ ऐसी चीज बता जाएंगे जो कभी काम का होगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अभी बिहार में क्या चल रहा है। वही जो बात आपने कहा, यही सबसे बड़ी समस्या है। एक बात मान लीजिए, अब हमें विचारधारा अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन हमें
पाबंदी अच्छी नहीं लगती। हम किसी वर्ग को दबा रहे हैं, किसी वर्ग को ऊपर कर रहे हैं, ये सब बातें छोड़िए और देश की सोचिए। और चंद्रशेखर जी, आतंक दुनिया का सबसे बड़ा कोड है और पीएफआई पे अगर गाज गिरा है तो सियासत मत कीजिए, नहीं तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। और टाइमिंग के ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन उसको भी इग्नोर कीजिए। अब पीएफआई के साथ किसका हाथ है उसको पता कीजिए और उनको नेस्ताबूद कीजिए। और आपने जो एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब एक लाइन में, पूरी तौर पे इनका सफाया जड़ से खत्म करने की तैयारी एजेंसियों को दे दीजिए। और आदेश तो आपने पास करना है, चाहे वो संसद में कीजिए या नोटिफिकेशन से कीजिए, वो बात की बात है। लेकिन देश में नेता आप लोग छाती तान के आम जनता के लिए शांति और सुरक्षा जो आज की जरूरत है उसके बारे में मेहरबानी कीजिए। ये मेरा आपके माध्यम से बिल्कुल और आपसे एक इजाजत लेना। बिल्कुल ललन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको। आलोक जी, सुना आपने चुपके चुपके और सामने कोई कुछ खुले मुंह से ये सब बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सख्ती से देश में कहीं विरोध नहीं होगा, ये भी एक बात है। आप जितना सख्त होंगे इस बात पर। चंद्रशेखर जी, जी, ये हमारी सरकार है जिसने इसको पकड़ लिया इनकी गतिविधियों को, और हम इनको नेस्त नाबूद करके ही छोड़ेंगे। हमने 5 वर्ष का बैन लगाया है, लेकिन इस 5 वर्षों के से बहुत पूर्व साल भर के अंदर हम इनको गर्त में भेज देंगे और इनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। ये गजवाए हिंद नहीं, हिंदुस्तान है गजवा होगा, हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। और कहीं से भी इन आतंकवादी गतिविधियों को और जिस तरीके का ये इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहते थे, इनको कभी भी उसमें सफलता हासिल नहीं होने देंगे। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वयं अपनी अध्यक्षता में अपने नजर के सामने इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई चालू है। और ये कार्रवाई कब तक चलेगी जब तक ये बिल्कुल गर्त में नहीं मिला दिए जाते, इनके मंसूबों को गर्त में नहीं मिला दिया जाता, इनकी गतिविधियों का टंग नहीं तोड़ दिया जाता, हिंदुस्तान की अस्मिता और हिंदुस्तान की अखंडता पर इनको किसी तरीके का आंच नहीं लाने देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता कटिबद्ध है और हम अब इनके मंसूबों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम देश की अखंडता और उसकी सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करे हम उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करके ही दम लेंगे। वरुण जी, क्या लगता है कि ऐसे मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए? देखिए त्रिशूल भाई, हमारे यहाँ पे क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र, तो सियासत में कहिए, राजनीतिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता होती है अपने प्रश्न पूछने की, डिस्कशन करने की। तो मैंने आपको यही कहा, ये कोई भी नहीं बता सकते ये लोग 8.5 साल में कितनी बार इस वाले इश्यू पर इन्होंने संसद में कितनी चर्चा करी, विपक्षियों से कितनी चर्चा करी। यही तो बात, और ये भी आरोप लगा देते हैं दूसरी पार्टियों पे फटाफट, हम नहीं करने देंगे। अरे भाई, आपसे पहले भी तो सरकारें हैं, उन्होंने करने दिया क्या? देश तो सुरक्षित ही है देश। इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अटल जी ने भी परमाणु एक्सपेरिमेंट किया, कारगिल का युद्ध भी छोटा था, लड़ा, सभी करते हैं। कोई भी आगे भी प्रधानमंत्री आएगा, देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करेगा क्या? पर इनके एक साइकोलॉजी बनाना चाहते हैं कि साहब हमने किया, बाकियों ने कुछ नहीं किया। इसका ऑब्जेक्शन है। दूसरा, ये पार्लियामेंट को, संसद को कुछ समझते नहीं है, उसका ऑब्जेक्शन है। और क्या ऑब्जेक्शन है? पीएफआई हो, कोई और हो संगठन, आतंकवादी संगठन हो, अब जब इनको पता है, पुख्ता तौर पे इनके पास सबूत आ गए, सारे इनके मंत्री से संतरी से लेके सारे चिल्ला रहे हैं टेररिस्ट है, टेररिस्ट। अरे भाई, टेररिस्ट है तो आप सबूत पेश करो, उनको प्रतिबंध क्या लगाओ, बंद करो, उनको सजा दो। उनको टेररिस्टों को जो सजा देते हैं हमारे कानून में, वो सजा दीजिए। आप बने हुए टेररिस्टों के लिए भी कानून कितनी बार फेरबदल हो के बने, लगाइए उनके ऊपर वो कानून। क्यों नहीं लगाते हो आप? अब संसद का सत्र आने वाला है, अब तो नवंबर दिसंबर में आएगा, जब तक क्या बैठे रहेंगे? बुला लेती आप, विपक्षियों को बुला लो, आज ही बुला लो,
नवरात्रों के बहाने ही बुला लो, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। पर वो नहीं करना चाहते। हमने किया कुछ नहीं, हमने किया। अरे 8.5 साल हो गए आपको। मैं तो कह रहा हूँ चलो अभी लल्लन सिंह जी ने आपने कहा पुरानी बातों को छोड़ो, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन भाई अभी तो आप संभलोगे नहीं संभलोगे। ये तो ये नाम है मोदी ने किया, अमित शाह ने किया। अरे तो भाई फिर आप जब मानना ही नहीं चाहते हो, संसद ने किया, भारत सरकार ने किया है, तो ये बोलते ही नहीं एक बार, एजेंसियों का नाम एक बार नहीं लेते। यही तो इनका गलत है ना, इनकी जो साइकोलॉजी है उसको ही तो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। कोई काम अगर एजेंसीज कर रही है तो उसमें कौन प्रश्न उठा रहा है? आप उठाओगे ना मैं उठाऊंगा, कोई भी भारतीय नहीं उठाएगा। अगर आतंकवादियों को आप कुछ सजायत करते हो, उनको पकड़ते हो तो लोग खुशी होते हैं, उसमें बुरा थोड़ी मानते हैं। वो बात अलग है कि कश्मीर में फेल हो रखे हैं, दम भरते थे पता नहीं क्या क्या, उसके बाद भी कंटिन्यूअस चल रहा है आतंकवाद, लेकिन फिर भी कोई विरोध तो नहीं करता ना। आतंकवादी को मारते हो, सुना है क्या आपने कोई विरोध करता है? आतंकवादी को मार दिया उसका विरोध होता है। विरोध इस बात का होता है आरडीएक्स पकड़ा गया था, वो कहाँ गया? किसने पकड़ा था, वो कहाँ गया? इसका तो प्रश्न पूछेंगे ना भैया। ये मैनिपुलेशन तो नहीं है आपका देश के प्रति, ये तो विपक्ष का काम है। आप भी करते रहते थे, जब गैस महंगी हुई डांस करते थे दिल्ली में गैस सिलेंडर लेके। आज हम पूछ रहे हैं तो बुरा लग रहा है। यही तो गलत हो रहा है ना। इस चीज को ही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे छोटी छोटी बातें एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ। राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी आई, उधम मचाते थे, आज उस टेक्नोलॉजी के बूते पे सरकार चला रहे हैं और दम भरते हमने हिंदुस्तान को डिजिटल कर दिया। तो आप आपने जो प्रश्न उठाए उस पर तो आप अडिग रहोगे ना। अगर आप टेक्नोलॉजी के विरोध में थे तो आप टेक्नोलॉजी को उपयोग मत करो। नहीं तो कहो राजीव गांधी ने अच्छा किया था, पुराने जितने प्रधानमंत्री अटल जी से लेके सबने अच्छा, मैं तो ले रहा हूँ ना विपक्षियों के नाम भी, सबने देश के लिए अच्छा किया, आप भी अच्छा करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सबको साथ लेके चलो, मैं नहीं, हमसे सरकार चलाओ। आलोक जी, क्या लगता है कि अब पीएफआई की कमर टूट जाएगी? कमर टूट गई तो जान कब निकलेगी? तो उसको गर्त में मिलाने की कवायद चल रही। जान कब निकलेगी? दफनाएंगे कब पीएफआई को? मैं रास्ते देखिए, कोई ऐसा धनवंतरी नहीं है जो एक गोली में सारी समस्याओं का समाधान कर दे। हमने तो कम से कम इनको ढूंढ लिया, पकड़ लिया, इनके सारे अड्डों पर अपना अटैक किया, इनको बाहर निकाला, इनके दस्तावेज बरामद किए, इनके द्वारा जो गल्फ कंट्री से पैसा लाया जाता था उसके स्रोतों का पता लगाया और इनकी सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी ले ली है और इनके नेताओं को भी पकड़ लिया है। अब इनको ऐसी सजा देंगे कि ये दोबारा पनपने की हिम्मत ना कर सके। ये दोबारा जो सिमी बंद हुआ और पीएफआई पैदा हो गया, अब दोबारा कोई सीआईएफ और टीआईएस और एलआईएफ पैदा होने की हिम्मत ना करे। इस तरीके की कवायद माननीय जी के नेतृत्व में करने की पूरी कारगर पुख्ता कार्रवाई होने की कार्रवाई होगी, हो रही है और अंत करके ही दम लेंगे हम। क्या लग रहा है वरुण जी कि इसका सियासी कोई उपयोग नहीं होगा? ये बिल्कुल सही दिशा में कार्रवाई चल रही है। कर रहे हैं ना बार मैं और क्या ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ? आप सियासी उपयोग ही तो कर रहे हैं। 8.5 साल में आपको देखिए, मैं आपको फिर एक एग्जांपल दिया था मैंने, रोहिंग्या करने लग गए थे यूपी चुनाव से 6 महीने पहले जी। अब रोहिंग्या गायब हो गया। यही आप देख लीजिएगा, ये गुजरात चुनाव आ गया, पीएफआई गुजरात चुनाव चला जाएगा, फिर ये ठंडे बस्ते में ये फिल्मी डायलॉग बोलने से हम यूं कर देंगे, 56 इंच का सीना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाइना घुस गया अंदर, झूला झूल रहे हो उसके साथ। ये मैंने कहा ना, झूठ पाखंड से देश नहीं चलता है। राजीव गांधी जी थे ना जब पाकिस्तान, आपको याद होगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे सेना लगा दी थी तो रोने लग गया था पाकिस्तान, अमेरिका चिल्लाने लग गया, सब चिल्लाने लगे। तो ये ऐसा काम करो, ढोल पीटने की बजाय काम करके दिखाओ देश को। आपने कुछ भी नहीं किया अभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, अटल जी के मुकाबले में, और ढोल पीट रहे हो मैंने किया। आपने तो इकोनॉमी का सर्वनाश ही किया है। ये आंकड़े बता दिए, वो काकड़े बता दिए, उससे नहीं चल रहा देश। सड़क पे जाओ पता लग जाएगा। आप त्रिशूल भाई मेरी बात को मत मानो, आप मीडिया में कितने 3 साल 4 साल पहले एम्प्लॉयमेंट दे रहा, आज कितने एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गए मीडिया सेक्टर में, वही देख लो आप, तो उससे आएगी ना बात। तो सड़क पे जाओगे जब, मैं तो कह दूंगा मेरी ग्रोथ रेट तो 13 नहीं 15 थी, 18 थी। अरे जब तक पेट में रोटी रेट नहीं होगी, जब तक जनता क्या करेगी? बिल्कुल प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है।
ठीक है, झूठ पाखंड रचने की आवश्यकता नहीं, जब ऑलरेडी आप ठीक है, सत्ता में हो, समय सबसे ज्यादा बड़ी आपकी पार्टी, आप दम भरते हो, पूरे राज्यों में ज्यादातर आपकी सरकारें हैं, पार्लियामेंट राज में आपकी मेजोरिटी है, आप क्यों झूठ पाखंड में जाना चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। वरुण पुरोहित जी, आलोक वत्स जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल 5 साल का प्रतिबंध लगाया है और उस पर विपक्ष बराबर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि समग्र देश ये चाहता है कि देश के अंदर अगर कोई देश के खिलाफ है तो उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। यही सबसे बड़ा संदेश है और शायद इस संदेश को सरकार को गहरे से सुनना चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।